अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाषक न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दलित नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेटे चिराग पासवान भावुक हो गए और कहा कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चिराग ने अपने पिता की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा भी शुरू की। इसके साथ ही जयंती कार्यक्रम शक्ति परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक और जहां चिराग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे, वहीं चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम में भी लोजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जन सेवा और वंचितों दलितों को सशक्त बनाने में रामविलास पासवान के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चिराग ने अपने पिता की जयंती के अवसर पर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, जिसका उनके पिता ने कई दशकों तक प्रतिनिधित्व किया, से अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और कहा कि वह जनता के बीच ही रहेंगे। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 के वो 20 साल का दौर जब मुझे कोई नहीं जानता था, कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया। कई बार सही फैसले, गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूं, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। जैसे पापा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। लाख कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, चुकाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। अब चिराग आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर से कर रहे हैं, तो उनके इस निर्णय से हाजीपुर का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करने वाले पशुपति कुमार पारस को नाराज होना ही था। हम आपको याद दिला दें कि लोजपा के अन्य सभी सांसदों के समर्थन से चिराग को हटाकर स्वयं लोकसभा में पार्टी के नेता के तौर पर आसीन होने के बाद पशुपति कुमार पारस अपने गुट द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए हैं। पारस ने हाल ही में चिराग के कार्यक्रम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और सवाल किया था कि क्या उनके पिता की जयंती श्रद्धांजलि देने या लोगों का आशीर्वाद लेने का अवसर है। उन्होंने अपने भतीजे को अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में अपना कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी थी, जहां से चिराग लोकसभा में लगातार दूसरी बार जमुई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोजपा सांसदों के संख्या बल के अपने साथ होने की स्थिति में पटना स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय भवन पर काबिज होने में कामयाब रहे पशुपति कुमार पारस ने भी लोजपा संस्थापक की जयंती के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया। पारस के समक्ष इस अवसर पर राज्य के पासवान समुदाय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री को अपने प्रतीक के रूप में देखता था, को एकजुट रखने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिराग ने खुद को अपने पिता की विरासत के सही उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों गुटों के बीच सड़कों पर तीखी नोकझोंक का ताजा उदाहरण शनिवार को चिराग समर्थकों द्वारा खगड़िया में स्थानीय पार्टी सांसद महबूब अली कैसर को काला झंडा दिखाए जाना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कैसर ने लोजपा में शामिल होने पर 2014 में खगड़िया से टिकट हासिल किया था और उस समय वह एनडीए से एकमात्र मुस्लिम सांसद बने थे। रामविलास पासवान द्वारा उन पर फिर से भरोसा किया गया और पार्टी टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में वह फिर से विजयी रहे। महबूब अली कैसर के पशुपति कुमार पारस खेमे में जाने से चिराग समर्थकों को झटका लगा और इसे विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दलों बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू द्वारा अपने पुराने गठबंधन के सहयोगी रहे रामविलास पासवान के जयंती समारोह के अवसर पर क्या रुख अपनाया जाता है, यह दिलचस्प होगा। चिराग पासवान के समर्थक जेडीयू पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग के विद्रोह का बदला लेने के लिए लोजपा में फूट डालने का काम कर रहे हैं। कई अवसरों पर चिराग द्वारा स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जाने के बावजूद उनको लेकर भाजपा की चुप्पी पर हालांकि विपक्ष लगातार प्रहार करता रहा है और ऐसा कहा जाता है कि भगवा पार्टी ने चिराग को खुले तौर पर खारिज नहीं किया है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोजपा के अलग हुए गुट को मान्यता दिए जाने को इस रूप में देखा
जा रहा है कि भगवा पार्टी को प्रतिद्वंद्वी खेमे के साथ संबंध रखने में भी कोई गुरेज नहीं है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का रजत जयंती समारोह भी आज सोमवार को ही मनाया जा रहा है और इसमें दिवंगत रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण का विशेष उल्लेख किए जाने को एक सहज पर अर्थपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता। यह पूछे जाने पर कि क्या दो पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है, फडणवीस ने कहा कि स्थिति के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी हालिया बैठक और भाजपा तथा शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। फडणवीस के इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलें जोरों पर हैं और इन अटकलों को तब और बल मिल गया जब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कह दिया कि भाजपा और शिवसेना अलग जरूर हुए हैं लेकिन दोस्ती कायम है। मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं, बोला ना वैसे है। ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल से जब सवाल किया गया तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देवेंद्र जी ने जो कहा कि शिवसेना बीजेपी दुश्मन नहीं, ये तो 100% बराबर। इसका अर्थ यह नहीं होता कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में एक उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपना आपा खो बैठे। दरअसल मुख्यमंत्री करघा श्रमिकों और बेघर गरीबों के लिए 2 BHK आवासों का उद्घाटन कर रहे थे। उद्घाटन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, मुख्यमंत्री भी समय पर पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज लाना भूल गए, जिससे मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया। दरअसल मुख्यमंत्री को रिबन काटना था लेकिन कैंची लाई ही नहीं गई थी। कुछ समय तक कैंची का इंतजार होता रहा और फिर गर्मी ने मुख्यमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री ने आव देखा न ताव और रिबन को हाथ से ही उखाड़ दिया।